चलें, एक्सप्लॉइटिंग सी मैमल्स, ये किस सेंस में हम लोग यूज करते हैं? एक्सप्लॉइटिंग सी मैमल्स, ये आपकी एक बुक है, उसके अंदर बुक 6 है, टेस्ट 1 है, पैसेज नंबर 3 है, ठीक है ना। उसके अंदर ये वर्ड यूज किया गया, एक्सप्लॉइटिंग सी मैमल्स, यानी कि जब आप जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल होता है, एक्सप्लॉइटिंग सी मैमल्स। ये जानवरों का कोई भी, बेसिकली जब आप यू आर यूजिंग देयर मीट, तो रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन इज देयर, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन इज देयर, इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन इज देयर, और एक्सप्लॉइट करते हैं यूजेज की सेंस में भी हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर जो डिक्शनरी में 3-4 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बताए गए, किसी वर्कर से हद से ज्यादा काम ले लेना, उसको एक्सप्लॉइट करना, बातें करके किसी न किसी तरीके से, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक हमारे यहाँ पे जानने वाले थे, मेरा दोस्त था, वो एक कंपनी में काम करता था। अब वो जो वहाँ का बॉस था, वो क्या करता था कि जो वर्कर्स थे उनकी, उन्हें अंडर पेड रखा हुआ था, यानी कि अगर 20-30,000 किसी की सैलरी है तो उसको 20 दे रहा है, 22 दे रहा है। उसके बाद से उनसे काम जो था हद से ज्यादा लेता था। और करता क्या था, जब वो आते थे तो उन्हें बेसिकली उनकी बर्थडे सेलिब्रेट्स हो रही हैं, उनको एलिविएट किया जा रहा है, उनके लिए क्लैपिंग हो रही है, जरा सा काम करके हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा, अब वो एनालिटिकली, मतलब वो एनालिसिस नहीं कर पाते थे। जो उनसे वहाँ पे बेचारे लोग होते थे, वो कहते थे यार ये तो बहुत अच्छी जगह पे हम हैं, हमें इतनी इज्जत मिलती है, सैलरी भी मिलती है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी जो उनसी बेसिकली वो थी, यानी कि वो जो डिजर्व करते थे वो बहुत ज्यादा था, और अंडर पेड उनसे डबल ट्रिपल काम लिया जाता था। ये भी एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो जब आप एजुकेशन को हासिल करते हैं ना, एजुकेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, आप स्केप्टिक्स होते जाएंगे, स्केप्टिकल होते जाएंगे, स्केप्टिकल, स्केप्टिक, स्केप्टिक्स होते हैं जी वो लोग जो शक करते हैं। वैसे तो इसका मतलब होता है शक करना, लेकिन दूसरी बात यह है कि थोड़े से मेटिकुलस हो जाते हैं। मेटिकुलस किसको कहते हैं? MET, मेटिकुलस, मेटिकुलस हो जाते हैं, थॉरो हो जाते हैं, लोगों की बातों में नहीं आते, चीजों का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं यार ये बात ये ठीक है, इसका इसमें बेनिफिशियरी कौन है किसका। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जाती है तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और ये बाकी लोग हैं, इनकी एक्सप्लॉइटेशन खत्म होती जाती है। वर्कर्स के ऊपर भी जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं जी आप हमें इतनी पेमेंट करें, जो सीधी बात है, इस तरह आप हमें एक्सप्लॉइट ना करें। तो वो जब एक्सप्लॉइटेशन खत्म होती है तो फिर वो लोग कहते हैं कि अब हम इन पे, इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी तालीम को उसके रियल सेंस के अंदर आगे प्रमोट, मदद नहीं दिया जाता। तालीम बेसिकली एजुकेशन को आगे नहीं फॉरवर्ड किया जाता ग्रास रूट लेवल पे। उसकी रीजन ये है कि अगर लोग ज़हीन हो जाएंगे तो फिर वो बात नहीं मानेंगे। उनके ऊपर हुकूमत करने के लिए आपको उनको इग्नोरेंस में रहने देना चाहिए, और वो लोग ये करते हैं। तो चले जी, जितनी जहालत होगी उतनी एक्सप्लॉइटेशन जो है वो आसान होगी। आज के वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, जरा एक सेकेंड अजान हो जाए।
चलें जी। फर्स्ट वर्ड है बिनाइन, इसका जी साइलेंट है। Benign. BENIGN, benign. So basically this is adjective. अब adjective है तो इसके साथ noun कौन सा आएगा? You would never have guessed the intentions from the benign expression. ठीक है ना? अब benign expression एक बड़ा अच्छा on his face. आप शफीक किस्म का यानी कि खैर खा हैं आप किसी के, और आप बड़ा पॉजिटिव जेस्चर देते हैं, दैट इज बेनाइन एक्सप्रेशन। लिख लेते हैं जी हम लोग यहाँ पे, benign expression। अच्छा जी, शी इज रिकवरिंग आफ्टर सर्जरी टू रिमूव अ बेनाइन ट्यूमर। हाँ जी, ये भी एक बेनाइन ट्यूमर किसको कहते हैं? ऐसा ट्यूमर जो आपको बॉडी में एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन आपको डेथ फैटल नहीं है, डैमेज नहीं कर रहा। तो ये वाला वर्ड काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, बेनाइन ट्यूमर, ये आप यूज कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर कोई गिल्टी बनी हुई है, कोई ट्यूमर मौजूद है, लेकिन द प्रॉब्लम इज वो ये कि उसकी वजह से आपकी डेथ नहीं हो रही। ठीक है जी, और बंदा वो कुछ नहीं कर रहा, दैट इज बिनाइन ट्यूमर और बिनाइन एक्सप्रेशन। इन दोनों वर्ड्स को लिख लें, एडजेक्टिव है ये। अच्छा जी, काइंड है, जेंटल है, नॉट हर्टिंग एनीबॉडी, प्लेजेंट एंड काइंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी? वर्ब है, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है Beset. beset। Beset. जी, अच्छा जी, with the amount of traffic nowadays even a trip across town is beset by, अच्छा beset with danger और beset by danger, दोनों prepositions यूज कर सकते हैं। और the team was beset by injury all season, तो टीम जो सा बेसिकली उसको थ्रेट रहता है कि कोई ना कोई इंजरी हो सकती है उसको, तो beset by injury all season में मतलब किसी भी मतलब टाइम पे हो सकती है। Having a lot of trouble with something or having a deal with a lot of something that can cause problem, कोई प्रॉब्लम हो या जिसे आप, अच्छा इसमें ज़हन में रखिएगा कि beset जो सा verb है, और इसको जनरली हम लोग डिफरेंट वे में is beset by danger, beset with danger, ठीक है ना? beset by के साथ आप यूज करेंगे और कोई दो prepositions के अलावा नहीं यूज करेंगे। तो beset by किस चीज से आप खौफजदा हैं या किस चीज से आप हरासा हैं? beset with, ये जी दो आपने ज़हन में रखने। डेंजर लिख लें जी आगे, सिंपल। थ्रेट का, थ्रेट हो सकता है, किस चीज का थ्रेट ऑफ मेंशन करें, ठीक है ना? डेंजर ऑफ समथिंग बताएं, ठीक है ना? कुछ ना कुछ आपको साथ मेंशन करना पड़ेगा जी। बिनाइन हो गया जी पहला वर्ड, एक्सप्रेशन है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा बेसेट वर्ड हो गया, ठीक है जी। एक का शफीक था और एक का हिरासा करना, या ऐसी सिचुएशन में जिसमें लोग खौफजदा हो जाते हैं उसके साथ वर्ड है। अच्छा जी, BLITHE, Blithe. ब्लाइद। Blithe. इसको ब्लीद नहीं कहना आपने, ब्लाइद, ब्लाइद, ठीक है ना? थ भी नहीं बोलना है एंड में, ब्लाइथ भी नहीं बोलना, ना ब्लीथ बोलना है ना ब्लाइथ, ब्लाइद, TH द साउंड, ब्लाइद, ठीक है जी। तो इसको भी हम लिख लेते हैं थर्ड वर्ड के तौर पे। अच्छा जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइद, और इसकी वर्ड फैमिली में ब्लाइदी भी है एक, और एडजेक्टिव है जी। कैसे हो रहा जी? ब्लाइद डिसरिगार्ड, हैप्पी और विद एंड विदाउट वरी। अच्छा, दो मीनिंग है, एक तो पॉजिटिव मीनिंग है जिसका मतलब आप बहुत खुश हैं, आपको टेंशन ही कोई नहीं। दूसरा मीनिंग ये है कि आप केयर ही नहीं शो कर रहे और आप एंक्शियस अबाउट व्हाट, आपको मतलब कोई बंदा आपके पास आके बैठा हुआ है तो आप
नोटिस ही नहीं ले रहे उसका। डिसअप्रूविंग, he drove with blind disregard। तो अब आप blind disregard for the rules of the road, इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये जो prepositions हैं, और दूसरा ये कि context आपने जरूर ध्यान में रखना है। विदाउट context collocation mistakes हो जाएंगी और फिर वही word जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। और आखिरी जो वर्ड है ब्राउच, देखते हैं जिसका भी। जी ब्राउच, ब्राउच इज इट्स प्रोनाउंसिएशन। Brooch. अच्छा, इसमें ब्रिटिश और अमेरिकन भी होता है, और जस्ट अ मिनट, ये ब्रिटिश है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन Brooch. ब्रोच, सॉरी, ब्रोच is the pronunciation। And now let's see what is the meaning of this word। To begin talking about अच्छा, किसी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करना कि जो कि मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे Brooch. अगर कोई रिलीजियस टॉपिक है उस पर बात करना है, तो आप कोई ऐसी सिचुएशन में आप आ गए बिकॉज इट इज एम्बैरेसिंग और बिकॉज पीपल डिसएग्री। हो सकता है दूसरा बंदा आपसे डिसएग्री कर जाए, आपको नहीं पता वो बंदा किस माइंडसेट का है। कोई पॉलिटिकली डिस्कशन करनी है कि जी आजकल कौन सी पार्टी आगे जा रही है, आप किसको वोट दे रहे हैं। हो सकता है जो रूलिंग पार्टी है आप उसकी फेवर में हो, तो दूसरे लोग कह रहे हैं जी महंगाई बड़ी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। हो सकता है कि जो ऑपोजिशन की आपको नहीं पता, बट अब आपने उस टॉपिक पे बात भी करनी है, तो दैट इज वी यूज दिस वर्ड ब्राउच to begin a discussion of something which is difficult, ठीक है जी। So what can we say? The report fails to broach some important questions। इस रिपोर्ट में उन important questions को discuss ही नहीं किया गया। At some point we have got to discuss money, but I don't know how to broach the subject with him। लेकिन मुझे नहीं पता लग रहा कि ये है जी फ्रेज इसका, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से पिक करें कि इस सब्जेक्ट को उससे मैं बात कैसे करूं जिस सब्जेक्ट के ऊपर। और भी कई फैमिली इश्यूज होते हैं, और भी कई ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू टॉक टू समबडी, ठीक है ना। आई डोंट नो हाउ टू ब्रोच द सब्जेक्ट विद हिम। तो ब्रोच, मैं ब्राउच बोल रहा था, इट वाज रॉन्ग, ब्रोच इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। स्ट्रेस थी डिफरेंट वे पे। अच्छा जी, आज के जो वर्ड्स हमने किए हैं जी, हमने बेनाइन किया, बेसेट किया, ब्लाइथ और ब्रोच, ठीक है जी। बेनाइन में बेनाइन ट्यूमर की बात की गई थी हमने, ठीक है ना, बस वो आपने जहन में रखना है। और थ्रेट है जी, बेनाइन एक्सप्रेशन है, बेनाइन ट्यूमर है, ठीक है जी। और डिसरिगार्ड रूल्स, और ये वो जब आप केयर नहीं करते किसी चीज के बारे में। और आज के ईडियम को देखते हैं जी हम लोग, कल मैं आप लोगों से सुनूंगा भी वर्ड्स। आज का ईडियम है जी हेवन नोज। हेवन कहते हैं आसमान को, और हेवन कहते हैं जन्नत को। कुरान पाक में जो हेवन का जिक्र है वो आसमान के साथ है। गॉड फैशन्ड 7 heavens and 7 earths। अल्लाह ताला ने 7 heavens को बनाया। हेवन जन्नतें नहीं, आसमान है, ठीक है ना। तो आप हेवन नोज का मतलब ये है कि आपको नहीं पता किसी, अल्लाह ही जानता है जी, हम नहीं जानते। हेवन नोज इस सेंस में हम लोग इसको यूज करेंगे। और बाकी जो उनसे हम लोग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का करेंगे। तो कुछ तरह रिवाइज भी कर लें जी पिछले लास्ट। यू विल नेवर गेस, आपको नहीं पता क्या हो जाए। फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू यूज माय कबर्ड, फील फ्री टू यूज माय रूम, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिलीव इट और नॉट, इसमें हम ये कहते हैं कि व्हाट विल हैपन इन द कमिंग डेज, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है।
It did not rain all the time we were in London, believe it or not. ठीक है जी, not anywhere near, आप इसके करीब करीब भी मौजूद नहीं हैं. So these were the words जो कि हमने डिस्कस किए थे. इससे पहले you never know, tell me about it, not on your life, I hate to think or I dread to think. ये डिस्कशंस हो चुकी हैं. फैट चांस का मतलब नो चांस, यू कुड ऑलवेज, गिव और टेक, अप्रॉक्सीमेटली के सेंस में यूज होता है. आई, उसके अलावा हाउ इज इट गोइंग हमने ये यूज किया था. और उससे पहले जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस बिल्कुल फर्स्ट उसमें थे, बेसिकली जब व्हेन यू आर गिविंग एम्फेसिस ऑन समथिंग, इन एनी केस, आई ड्रेड टू थिंक, आई हेट टू थिंक, सेम मीनिंग है. easier said than action speaks louder than words, ये किया था. I am easy. ठीक है जी. We try to complete this book with the passage of time कि हमारे पास ये वो खत्म हो. मैं ज्यादातर आपको वो करवा रहा हूँ जो कॉमन है, यू कैन स्पीक, और जो फॉर्मल है तो एक आधा कहीं पे आप लिख भी सकते हैं. लेटर राइटिंग के अंदर आइल्स की भी आप इसको यूज कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह ताला टुमारो we shall discuss rest of the things. Thank you. Allah Hafiz.